बेटा ओम्स लॉ जो है इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक लॉ है। although it is not a universal law, it is not every time applicable, there are so many exceptions, but फिर भी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ओम्स लॉ पे बेस्ड है। हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफी सर्किट एनालिसिस करेंगे वो ओम्स लॉ पे बेस्ड होगा। एक कंडीशनल लॉ है, हम देखेंगे कंडीशनल लॉ क्यों है, क्या कंडीशंस है। एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम आपने सुना होगा, जॉर्ज सिमन ओम। उन्होंने 1828 में ऐसे बड़े सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ एनालिसिस करके एक कंक्लूजन निकाला। उस कंक्लूजन को ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, जो आपको पहले ही दिमाग में होनी चाहिए, कि ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल सब्सटेंसेस। क्या एक्सेप्शंस हैं वो तो हम देखते हैं, बट ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट है क्या, समझो इसको। हमने अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक ये पढ़ा है अपने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में कि पोटेंशियल डिफरेंस हम जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से करंट फ्लो करती है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी मटेरियल के अक्रॉस लगा दो। मतलब अगर हम एक प्लास्टिक की शीट ले लें, कोई प्लास्टिक की रॉड ले लें और पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, तो क्या करंट फ्लो करने लगेगी? नहीं। करंट फ्लो करेगी या नहीं करेगी वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं करता है, वो इस चीज पे भी करता है कि मटेरियल कौन सा लिया, ठीक है ना। वो इस चीज पे भी डिपेंड करा कोई चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है फॉर कंडक्शन या नहीं है। अगर चार्ज कैरियर्स, अगर करंट कैरियर्स अवेलेबल हुए ही नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट तो फ्लो नहीं करेगी, ठीक है बेटा। लेकिन ओम्स लॉ ये है कि अगर करंट फ्लो कर रही है तो देन इट इज वैलिड। पहली चीज तो ये कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, इट्स नॉट फॉर इंसुलेटर्स, इट इज नॉट फॉर दोज मटेरियल्स जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रही। तो पहली कंडीशन बेटा ये है कि अगर किसी कंडक्टर के फिजिकल डायमेंशंस को हम चेंज नहीं करें। फिजिकल डायमेंशंस मतलब किसी कंडक्टर की लेंथ को चेंज नहीं करें, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रखें, और कोई मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं इस पे लगाएं, इसके टेम्परेचर को सेम रखें। तो अगर इन फिजिकल कंडीशंस को सेम रखा जाए तो जो इसमें करंट फ्लो करेगी, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। आई जो है, देखो इसमें आपको आल्दो ये मैटर नहीं करता आप V प्रोपोर्शनल टू I लिख रहे हैं या I प्रोपोर्शनल टू V लिख रहे हैं, बट थोड़ा सा लॉजिक ये है मेरे ऐसे लिखने का। आल्दो आपने दूसरी फॉर्मेट में देखा होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I। करंट बेसिकली इफेक्ट है, मतलब अगर वेरिएबल्स के हिसाब से बोले तो करंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो करेगी ना, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। मतलब ये करंट किस पे डिपेंड करती है? टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। आल्दो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, बट ये याद रखो करंट एक इफेक्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कॉज है। मींस इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस देन देयर विल बी करंट। अगर होनी होगी तो, मतलब अगर कोई मेटल की शीट है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो रैंडम मोशन होता है, और रैंडम मोशन होगा तो करंट नहीं होगी। आल्दो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, बट सिंस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सिंस कॉज नहीं है, इसलिए इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा रहे हैं दैट इज कॉज, और उसका इफेक्ट हो सकता है करंट फ्लो करे। तो ये जो करंट फ्लो करती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। मतलब अगर हम ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगी। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इफ वी कीप द फिजिकल कंडीशंस, physical conditions like temperature, like length, like area of cross section, etc.
if we keep the physical conditions of a conductor constant, then the current flowing in it is directly proportional to the applied potential difference, और मैथमेटिकली ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो इंटरचेंजेबल होती है. I is proportional to V या V is proportional to I. ठीक है, दिस इज मोर कन्वीनियंट बट दिस इज मोर लॉजिकल. इससे आपको पता चलेगा कॉज इफेक्ट क्या है. सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. दिस इज ओम्स लॉ, राइट. तो जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी इन्वॉल्व होती है, देखो इसका मतलब क्या है, ये है कि कंडक्टर वर्ड्स में समझेंगे पहले. इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी डिफरेंस करंट फ्लो, बेटा ये जो करंट फ्लो करेगी ये डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, समटाइम्स ये पोटेंशियल डिफरेंस सफिशिएंट नहीं होता तो करंट फ्लो ही नहीं करती. कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो डिपेंड करता है इसके ऊपर. ठीक है, और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस. तो यहाँ वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का काम करेगा. हाँ, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बट इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. नाउ इसमें ना कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. आप बोलो कि V इज डायरेक्टली, यहाँ तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के R लिख दिया, तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के R लिखें अगर, तो दोनों इक्वेशंस तो सेम नहीं हुई, दोनों इक्वेशंस तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई. तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करना है? सो क्या सिचुएशन है बेटा कि ओम्स लॉ जो है इट सेज कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है. मैं आपको बता रहा था कि V प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के R लिख देंगे. ऐसा यहां नहीं करना कि यहां भी हर जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के सेम कांस्टेंट नहीं आता है. एक छोटी सी चीज समझ लो, आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. बिकॉज आप इससे पहले कि आप ये पूछें यहाँ R क्यों नहीं, मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x. ठीक है, क्या मैं ये इस इक्वेशन में ऐसा बोल सकता हूँ कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x? यस, बिकॉज वी हैव ए कांस्टेंट 2, तो कांस्टेंट हटाया प्रोपोर्शनलिटी आ गया. अब इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं x इक्वल टू 1/2y, तो क्या इक्वेशन चेंज हुई? इक्वेशन वही है ना, वही इक्वेशन है, बट अभी मैं लिखूंगा x इज प्रोपोर्शनल टू y. तो y इज प्रोपोर्शनल टू x, x इज प्रोपोर्शनल टू y. तो प्रोपोर्शनैलिटी इंटरचेंजेबल है, बट क्या इंटरचेंजेबल नहीं है? कांस्टेंट. यहाँ पर कांस्टेंट 2 है, तो यहाँ कांस्टेंट 1/2 है. इसलिए जब आप यहाँ पर कांस्टेंट हटाओगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो r लिखोगे, यहाँ हटाओगे तो 1/r लिखना पड़ेगा. ठीक है, हम इसको अभी करेंगे ही नहीं, हम तो एक ही स्टेटमेंट के ऊपर काम करेंगे, और वो स्टेटमेंट क्या है? V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू R इंटू I. R को रेजिस्टेंस बोलते हैं, एंड दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय I, जिसका SI यूनिट वेरी कॉमन, SI यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर. और बेटा इसी वोल्ट पर एम्पियर को ओम बोलते हैं. ओम, ये इसका सिंबल है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल ओमेगा है. ठीक है, जैसे ग्रीक अल्फाबेट, ओम नहीं बोलते हैं इसको, ये ओमेगा है, ओम के लिए यूज करते हैं. जैसे एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये यूज करते हैं, दिस इज स्मॉल ओमेगा. रेजिस्टेंस के यूनिट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कैपिटल ओमेगा. सो वी हैव 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर. मतलब जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं 1 वोल्ट का, और 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो करी, तो इसका मतलब उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम होगा. ठीक है, रेजिस्टेंस बेसिकली प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट, टू अपोज करंट. रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की करंट को अपोज करने की, जिसके कारण करंट को अपोजिशन मिलती है. मोर रेजिस्टेंस होगा तो कम करंट फ्लो करेगी. ठीक है, चलो उसकी हम बाद में बात करते हैं. तो ओम्स लॉ में पहली चीज ये कि अगर हम किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रखे तो ये इक्वेशन वैलिड है, जिसे बोलते हैं V इक्वल्स टू आई आर, राइट। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखें, आपने प्रैक्टिकली भी इसको देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक वायर लेते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, फिर वो वोल्टेज चेंज करते हैं, फिर करंट की डिफरेंट वैल्यूज नोट करते हैं, देन वी प्लॉट ए ग्राफ। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं? वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब यहां पर जो ग्राफ मैं बनाऊंगा, देखो, आई विल मेक ए ग्राफ बिटवीन V इक्वल्स टू आई आर का ग्राफ। बेटा V इक्वल्स टू आई आर का जो ग्राफ है, दैट विल बी लाइक Y इक्वल टू 2x का ग्राफ। ठीक है, so this will be a straight line starting from the origin. Now most of the time students think कि straight line का मतलब ये एंगल 45 होगा। बिल्कुल नहीं, हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है कि 45 हो। यहां पर अगर हम एक ट्राइंगल बना लें, we'll say this is V, ये I है। ये स्ट्रेट लाइन तभी बनेगा अगर ओम्स लॉ वैलिड है तो, कंडीशनल है ना, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हैं तो, अगर कंडक्टर की लेंथ को चेंज कर रहे हो, एरिया को चेंज कर रहे हो, तो फिर ये ग्राफ ऐसा नहीं बनता है। तो ये जो ग्राफ बना, दिस इज जस्ट कंफर्मेशन कि ओम्स लॉ वैलिड होगा तो ही बनेगा। इस ग्राफ में अगर आप देखो, व्हाट इज टैन थीटा, इस ग्राफ में टैन थीटा क्या होगा? वोल्टेज, दिस इज सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज लाइक दिस V बाय आई। लेकिन V बाय आई जो है, अभी ओम्स लॉ में देख रहे थे V बाय आई तो R होता है, और बेटा टैन थीटा को बोलते हैं स्लोप। सो द फर्स्ट थिंग यू लर्न फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज कि जो स्लोप होती है, मैं लिखूंगा IV ग्राफ। व्हाई आई हैव रिटन IV? बिकॉज मैं x एक्सिस की तरफ I ले रहा हूं, y एक्सिस की तरफ V ले रहा हूं। स्लोप ऑफ IV ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। करंट और वोल्टेज के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए, उस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो रेजिस्टेंस है। एंड अगर ज्यादा स्लोप है, मोर स्लोप विल मीन मोर रेजिस्टेंस। अगर स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। द स्लोप ऑफ IV ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर दो अलग अलग कंडक्टर्स लिए, उनके लिए ग्राफ प्लॉट किए, ओम्स लॉ के लिए ही I और V के बीच में, अगर एक ग्राफ के लिए एंगल θ1 और दूसरे ग्राफ के लिए एंगल θ2 है, ठीक है, एक मटेरियल के लिए θ1, दूसरे के लिए θ2, तब बेटा हमारा जो R1 by R2 होगा, दैट वुड बी tan θ1 ओवर tan θ2। रेजिस्टेंस की जो रेशो है, दैट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर स्लोप्स। रेजिस्टेंस की रेशो स्लोप्स की रेशो के बराबर है। ठीक है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो रेजिस्टेंस में से कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा होगा। जिसका एंगल बड़ा होगा, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी स्लोप कम होगी, उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है। Let us quickly prove this Ohm's law mathematically. ठीक है, let us see इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है। एक चीज देख लीजिए बेटा पहले, we have R equal to V by I. What is the dimensional formula of resistance? रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला V by I, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज डिवाइडेड बाय I, सो इट इज इक्वल टू W by Q into T। और थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं, वी कैन राइट इट एज W by चार्ज होता है करंट इनटू टाइम इनटू अगेन करंट, तो R क्या हो गया? W by I square into T। नाउ यू कैन राइट द डायमेंशंस। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L2 T minus 2, करंट का स्क्वायर है A2, टाइम के लिए T1, तो ये आ जाएगा आपके पास m1
L2 T minus 3 A minus 2. ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस. बेटा रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है that is called as conductance. The reciprocal of resistance is conductance. Conductance को G से represent करते हैं. Conductance G is equal to 1 by R and that's equal to I by V. तो जहां प्रोपोर्शनलिटी हटा के 1 by R लिखोगे वहां G भी लिख सकते हो. इसलिए जो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है ना उसको I into GV भी लिखा होगा कहीं, तो ये नहीं सोचना कि ये कहां से आ गया, ये क्या है. ये V equals to IR ही है क्योंकि G is I by V, सॉरी G is 1 by R. जब यहाँ 1 by R लिखोगे R into I मल्टीप्लाई होगी V आ जाएगा. ठीक है बेटा. तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. तो कंडक्टेंस का ऐसे यूनिट क्या होगा? वोल्ट, एम्पियर पर वोल्ट. एम्पियर पर वोल्ट. द ऐसे यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज एम्पियर पर वोल्ट. एंड इसे बोलते हैं बेटा, इसे सेमन बोलते हैं. जॉर्ज सेमन ओम के नाम से ना. ये रेजिस्टेंस का यूनिट है और ये रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का यूनिट है. दिस इज कॉल्ड एज सेमन. इसको ओम इनवर्स भी बोलते हैं. ठीक है. इसी को उल्टा करके प्रोनाउंस करोगे MHO, मोहो भी बोलते हैं. इसका सिंबल या तो ऐसे बना लो ओम इनवर्स. ठीक है. MHO बोलेंगे तो इसी को इन्वर्ट करते हैं सिंबल को. केमिस्ट्री में आप इसका यूनिट यूज करते हो, सेमन बोलते हैं इसको. है एक ही है, डिफरेंट नेम्स आर देयर. तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सेमन. सेमन बोल दो. ठीक है. तो अगर आपको कंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला देखना होगा, जस्ट इसको इन्वर्ट कर दो. M-1 L-2 P3 A2. ठीक है. दिस इज ब्रीफ आइडिया अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. फिर let us quickly prove this statement. We have a mathematical proof of this Ohm's law. जो एनालिसिस अभी हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में 101% उसी पे बेस्ड. ये हमारे पास एक कंडक्टर है. इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो करंट फ्लो करती है. करंट फ्लो कर रही है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं. राइट. द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, कंडक्टर की लेंथ ले लेते हैं बेटा, सेम डायग्राम. द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज Vd equals tau by m. Let us say this is equation number 1. And दूसरा हमने रिलेशन देखा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और वो रिलेशन है I equals to NEA into VD. So this is second equation. One is expression for drift velocity, the other is relation between current and drift velocity. ठीक है. दोनों एक्सप्रेशन हमने किए. अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट कर देते हैं. पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. जब आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट करोगे आपके पास बनेगा I equal to NEA into VD की जगह लिखूं स्मॉल e कैपिटल E into tau by m, which means that I equal to NE square A tau by m into E. यहां तक कर लीजिए बेटा. कोई डाउट है तो बता दो. ठीक है बेटा. देखिए अब नेक्स्ट फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट किया. ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब क्रिएट हुई जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया. और बेटा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को ये ड्रिफ्ट मिला. बिकॉज जब भी कोई चार्ज किसी फील्ड में होता है तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है. राइट. हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो V है, कंडक्टर की लेंथ L है.
ठीक है, if V is the potential difference across the conductor, then we have a relation. It says electric field is potential gradient E equals to V by L. क्या रिलेशन है बेटा? E equals to V by L. तो अगर हम E equal to V by L यहां यूज करें तो I क्या बन जाएगा? I will be equal to NE square NE square A tau by M into V by L. So can you solve this equation? कौन सी इक्वेशन है? I equal to NE square tau by M. Can you solve this equation and get the value of V by I from here? इसी इक्वेशन से, because now see we have V, we have I, V. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो V by I आपके पास बन जाएगा ML over NE square A into tau. करके देख लो जरा. M into L divided by NE square A into tau. Now see, हमने क्या लिखा था? कंडीशन क्या है? कंडक्टर की लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, ओनली देन दिस ओम्स लॉ इज वैलिड. सो सी हियर, अगर लेंथ कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, बाकी चीजें तो ऑलरेडी है ही कांस्टेंट. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम. अगर नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा ऑलमोस्ट. तो ये सभी ना कांस्टेंट है. ऑल दीज पैरामीटर्स आर कांस्टेंट. और इसी कांस्टेंट को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट लेटर ऑन वी सी कि ये जो कांस्टेंट है एक्चुअली ये करंट के फ्लो को अपोज करता है. देखते हैं कैसे, इसलिए इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं. एंड वी रिप्रेजेंट बाय आर. तो V बाय आई एक रेशो जो है ये कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट रेशो को R से रिप्रेजेंट करते हैं तो बोलते हैं रेजिस्टेंस है. सो वी हैव V इक्वल टू आई आर. ये आ गया इसका प्रूफ. बट इस प्रूफ में हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है. अगर आप ध्यान से देखो, फ्रॉम दिस प्रूफ वी गेट कि ये है हमारा रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. देयरफॉर वी कंक्लूड फ्रॉम हियर कि ठीक है, V और I की रेशो कांस्टेंट तो है, लेकिन जो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है the expression for resistance is R equal to ML over NE square A into tau. ठीक है, and this will be constant only when the length is constant, when the area of cross section is constant. टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. हम देखेंगे इसी में आगे चल के कि एक्चुअली टेम्परेचर चेंज करने से रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज हो जाता है. आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेंगे, और अगर कोलिजन जल्दी जल्दी हुए तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया. इसलिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट तभी रह पाएगा अगर टेम्परेचर को भी सेम रखा जाए. सो कोई मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं लगाएंगे, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं लाएंगे, कोई लेंथ में चेंज नहीं लाएंगे. अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल होंगी तो रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होगा, अदरवाइज रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा और तब ये प्रोपोर्शनैलिटी वैलिड नहीं होगी. ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए अगर हम ये कंडीशन फुलफिल करें तो V और I की जो रेशो है वो कांस्टेंट है, उसी कांस्टेंट रेशो को रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक, तो ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस. विल स्टार्ट और नेक्स्ट क्लास फ्रॉम हियर, बट यहाँ हम अभी कुछ और देखेंगे. पहले देखें वाई वी से कि जो ओम्स लॉ है वो एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है. ठीक है, ओम्स लॉ जो है इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ.
क्योंकि ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स। सारे सब्सटेंसेस, सारे मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। देखो, हम दो कोई डिफरेंट मटेरियल्स की वायर ले लें और बोलें दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो सेम करंट फ्लो करनी चाहिए। मान लो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम लगाया, सेम करंट फ्लो करनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, फिजिकल डायमेंशन सेम होते हुए भी। दोनों अगर मेटल है ना, ये चीज कंफर्म है कि अगर हम कंडीशन फुलफिल करें तो मेटल्स के लिए तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है, वोल्टेज और करंट की रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है, इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल। ओम्स लॉ के बेसिस पे हम डिफरेंट मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स या टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, वन कॉल्ड एज द ओहमिक मटेरियल्स, ओहमिक सब्सटेंसेस, and the second is non-ohmic. Non-ohmic materials, ये वो मटेरियल्स हैं जिनके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। द ग्राफ बिटवीन V and I is a straight line. जब वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ जो बनाएंगे, अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुई तो उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं ओहमिक मटेरियल्स। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो नॉन ओहमिक मटेरियल्स होंगे वो। तो ये होते हैं बेटा ओहमिक मटेरियल। अब एक्स एक्सिस में मैं वोल्टेज ले रहा हूं, वहां तो स्लोप को डिफाइन करना था। इनको लीनियर डिवाइसेस भी बोलते हैं। These are also called as the linear devices. Linear मतलब for these devices, for these materials, the graph is a line, is a straight line. The graph between voltage and current is a straight line. Non-ohmic material वो होते हैं जिनके लिए वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। The graph between voltage and current is not a straight line. जिन मटेरियल्स के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, सच मटेरियल्स आर नॉन ओहमिक मटेरियल्स। क्या कौन से मटेरियल होते हैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना ही चाहिए? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा। कभी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो सकता किसी मटेरियल के लिए। ऐसे डिवाइसेस को, ऐसे मटेरियल्स को नॉन लीनियर बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ बोल रहे हैं अभी। अभी मतलब हम जो ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को फॉलो करेगा ओहमिक, नहीं फॉलो करेगा नॉन ओहमिक। ठीक है, हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे बेटा एक चैप्टर, उसमें हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड की। ठीक है, अभी आपको रीजन तो नहीं पता चलेगा कि ग्राफ ऐसा होता क्यों है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको सिर्फ एग्जांपल्स ही बतानी है कौन से मटेरियल्स हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, वहां अलग मैकेनिज्म है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैकेनिज्म वी विल सी कि अगर हमारे पास कोई डायोड है तो डायोड मतलब टू टर्मिनल डिवाइस होता है, उसके लिए वोल्टेज और करंट के बीच में ऐसा ग्राफ बनता है। इसी चैप्टर में इसी सेमीकंडक्टर डायोड के बाद वी विल बी स्टडिंग अबाउट ट्रांजिस्टर्स। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर बोलते हैं, यस प्योरली ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं, ट्रांजिस्टर होता ही सेमीकंडक्टर से आजकल।
ट्रांजिस्टर के लिए जो वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ है, वो ग्राफ ऐसा होता है बेटा। वोल्टेज बढ़ाने पे पहले तो करंट बढ़ती है, बट थोड़ी देर बाद वो करंट कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है अभी रीजन जानने की जरूरत नहीं है, अभी पता भी नहीं चलेगा हमें, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे तो ही देखेंगे। बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन लीनियर डिवाइस, इज जस्ट एन आइडिया कि हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ठीक है, द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नॉन लीनियर, दैट इज व्हाई ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन ओहमिक डिवाइसेस। बेटा इसमें एक स्पेशल चीज, एक स्पेशल मटेरियल के बारे में आपको बताता हूं। There is a compound semiconductor. There is a compound semiconductor called as गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम और आर्सेनिक का कंपाउंड है गैलियम आर्सेनाइड। ये एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। जब हम इस कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ ऐसा बनता है, देखना, वेरी अनयूजुअल ग्राफ। अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ऐसा ग्राफ क्यों बना, बिकॉज हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स की बात ही नहीं कर रहे, सेमीकंडक्टर्स नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ अपने विजन को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, समटाइम्स वी हैव ए नॉन लीनियर ग्राफ आल्सो। तो ये कुछ ऐसा अनयूजुअल सा ग्राफ है जो और किसी मटेरियल के लिए नहीं होता है। इसमें पहले क्या हो रहा है, पहले वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट मैक्सिमम, उसके बाद करंट फिर से कम हो रही है। मतलब अगर आप पढ़ेंगे जब इसको कंपाउंड सेमीकंडक्टर को, हमारे जो एलईडीज हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनते हैं। LEDs are basically used as light sources nowadays. They're made up of compound semiconductors. तो वहां देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज है ना, अभी वैसे जरूरत नहीं है इतना जानने की, इसे बोलते हैं पीक वोल्टेज VP, और इसे बोलते हैं VV। जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये वो वोल्टेज है जब करंट की वैल्यू मैक्स पीक पे है, और ये वो वोल्टेज है जब करंट की वैल्यू मिनिमम है। दिस इज कॉल्ड एज वैली वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड एज पीक वोल्टेज। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वोल्ट में मेजर करते हैं इसलिए वोल्टेज बोलते हैं, पीक वोल्टेज, एंड दिस इज कॉल्ड एज वैली वोल्टेज। तो वैली है एक, वैली, वैली जैसा शेप है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वैली वोल्टेज। बट सिर्फ ये ग्राफ बताना पर्पस नहीं था। अगर आप इस रीजन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ऐसा रीजन आपने पहले नहीं देखा, ये एक ऐसा रीजन है, ध्यान से समझना, वोल्टेज बढ़ रही है, करंट कम हो रही है। हमेशा वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगी नहीं, हमेशा वोल्टेज बढ़ने से करंट सेम नहीं रहेगी, जैसे ट्रांजिस्टर में सेम रही थी। यहां पर वोल्टेज बढ़ने से करंट कम हो रही है। इस रीजन को जिसमें ये वोल्टेज बढ़ने से करंट कम हो रही है बेटा, दिस रीजन इज कॉल्ड एज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है, इसमें डोंट गेट कंफ्यूज, रेजिस्टेंस नेगेटिव हो बेटा, आर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, रेजिस्टेंस इज ए पॉजिटिव, V by I जो है वो indicates decrease in current with increase in voltage. वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट का कम होना जो है, वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट कम होने का जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रेजिस्टेंस। और इस ग्राफ में इस रीजन को नेगेटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। समबडी कैन आस्क यू
कि क्या रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है? नो, इट इज नेवर नेगेटिव. रेजिस्टेंस इज ए पॉजिटिव टर्म ऑलवेज. बट नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है या नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनके लिए वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है. मतलब वोल्टेज बढ़ाने से, देखो ऐसे आ रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रही है इधर, बट करंट कम हो रही है. अगर वोल्टेज बढ़ाने से कभी करंट कम हो, दिस इज वेरी एक्सेप्शनल काइंड ऑफ मटेरियल. ठीक है, इट इज नॉट ए कॉमन फिनोमिना. तो जहां भी ये होगा उसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस. ठीक है, या नेगेटिव रेजिस्टेंस मटेरियल. इट इज जस्ट ए टर्म, इट इज नॉट ए क्वांटिटी कि हम उसकी मेजरमेंट करेंगे कितने ओम है, कितने ओम नेगेटिव वैल्यू है. नेगेटिव रेजिस्टेंस इज ए टर्म, इट इज नॉट ए मैथमेटिकल वैल्यू. ठीक है, तो हमारा ये ओम्स लॉ हो गया. इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ बिकॉज हर एक अप्लायंस, हर एक मटेरियल, हर एक डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ओम्स लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है. तो रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं बेटा फिर से. इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर. मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये बोलते हैं रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं बेटा. हमने जो अभी ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया, छोटा सा 2 इक्वेशंस का मैनिपुलेशन किया, उसके बेसिस पे द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज R equal to ml over n e square a into tau. R is equal to ml divided by n e square a into tau. क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखें, कोई फर्क पड़ेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है और ये फिजिकल डायमेंशन है. लेंथ और एरिया जो है, दीज आर फिजिकल डायमेंशंस. क्या मतलब हुआ देखना. मान लो बेटा मेरे पास एक कॉपर की वायर है ये, और दूसरी कॉपर की वायर है ये. कॉपर की है ये भी, ठीक है, दोनों सेम मटेरियल. तो इन दोनों के लिए ये जो पैरामीटर्स होंगे ना, ये सेम होंगे, लेकिन इन दोनों की लेंथ डिफरेंट है, इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है. इसलिए इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया. राइट. अब ये जो m over n e square tau है, दिस इज ए वेरी फेमस एक्सप्रेशन, आपने देखा रखा पहले से. ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी. ठीक है, इन दिस एक्सप्रेशन ये जो रो है, व्हाट इज दिस रो? रो इज m over n e square tau is known as resistivity, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. और इस रो की देखो वैल्यू, अगर हम एक्सप्रेशन देखें, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल. रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल. आर तो ओम में है, ए हो गया मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ हो गया मीटर. ये कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी का ऐसा ही यूनिट होगा ओम मीटर. द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं? रेजिस्टिविटी का नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों है? देखो, अगर मैं, ये है मेरे पास एक्सप्रेशन, रो इक्वल टू आर ए बाय एल. अगर मैं कोई ऐसा कंडक्टर लूं जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ इज 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर.
उसके लिए रेजिस्टिविटी कितनी होगी, R 1 तो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू R। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर resistivity is numerically equal to resistance। किसका, ऑफ ए यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब। देखो ऐसे कंडक्टर है, ये 1 मीटर स्क्वायर और ये 1 मीटर, तो वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट क्यूब। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होती है कब, अगर कोई ऐसा कंडक्टर लें जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, इसलिए रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये m ओवर m e स्क्वायर टाउ। So we write rho equal to m over n e square tau। बेटे जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सिग्मा, बड़ी बार देखा होगा आपने। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इट इज 1 बाय रो। सो 1 बाय रो होगा तो यहां से देख लो n e स्क्वायर टाउ बाय m। एंड दूसरी चीज देखो, अभी मैंने लिखा R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आप इसको, रो को लिखते हैं बेटा R A बाई एल, तो इसको क्या लिखूंगा L बाई R इंटू ए। तो इसका यूनिट होगा रेजिस्टिविटी से उल्टा, वो ओम मीटर था, ये पर ओम पर मीटर ऐसे भी लिखते हैं, सीमेन पर मीटर भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। बिकॉज अगर हम फिर से देखो, अगर हम L1 एरिया 1 तो सिग्मा हो जाएगा 1 बाय आर। 1 बाय आर क्या होता है, कंडक्टेंस। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इफ L is 1, A is 1, sigma will be equal to 1 by R, that is equal to G। सिग्मा G के बराबर होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होगा जब यूनिट क्यूब होगा हमारे पास। ठीक है, वी हैव ए रिलेशन, वी हैव ए ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ सिग्मा आल्सो। उसको बेटा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं। आपको वो स्टेटमेंट याद रखनी है, छोटी सी स्टेटमेंट है। V इक्वल टू आई आर हो गया स्केलर फॉर्म, क्योंकि वोल्टेज स्केलर है, करंट स्केलर है। देयर इज ए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जिसे ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे भी हम डिराइव करेंगे, सेम दो इक्वेशंस हैं, क्विकली 1 मिनट में होगा। देखो, वी हैव I इक्वल टू एन ई ए बी डी, ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। सो कैन वी से दैट
I by A इक्वल टू NEVD, देखना ध्यान से क्या होगा। इस I by A को बोलते हैं J, दिस विल बी NEVD की जगह लिख सकते हैं स्मॉल e कैपिटल E tau by M, can we write it as NE square tau by M into E। ध्यान से देखो, NE square tau by M, E को अलग कर दिया। अभी हमने देखा यही तो सिग्मा है, यही तो सिग्मा है, मतलब कंडक्टिविटी है, आप चेक करो। सो J इक्वल टू सिग्मा E, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। व्हाई वी कॉल इट एज इन वेक्टर फॉर्म, बिकॉज वी राइट दिस J एज ए वेक्टर क्वांटिटी, सिग्मा तो स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू E भी आपको दिखेगा बेटा कभी, ये भी ओम्स लॉ ही है। कैन बी रिटन एज E vector equal to 1 by sigma into J vector। छोड़ना नहीं है सिलेबस का कोई भी पार्ट, सिलेबस क्या जो भी है पूरा। 1 by सिग्मा क्या होता है, रो, तो ओम्स लॉ की एक फॉर्म ये भी है, देखो मिलेगा आपको E इक्वल टू सिग्मा इंटू J। ठीक है, और देखो अगर आप वेक्टर फॉर्म में E, स्केलर फॉर्म में V, वेक्टर फॉर्म में E, स्केलर फॉर्म में V, यहाँ रेजिस्टिविटी वहां रेजिस्टेंस, यहाँ करंट डेंसिटी तो करंट डेंसिटी का इक्विवेलेंट क्या है, करंट। तो E इक्वल टू रो इंटू J, V इक्वल्स टू R इंटू I, ओम्स लॉ है दोनों, ये वेक्टर और ये स्केलर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ हम करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं विच इज ए माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, इसलिए इसको ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं। ज्यादातर तो आपको ऐसे ऐसे यूज करना है, J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, बट वी कैन हैव डिफरेंट फॉर्मेट्स। समटाइम्स आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट ओम्स लॉ, तो हो सकता है कहीं वोल्टेज और करंट का नाम ही नहीं हो, तो आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स का मैनिपुलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार आपके सामने से ये निकला होगा, है तो इजी है, मतलब कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट यू शुड रिमेंबर दिस स्टेटमेंट दैट J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, तो इसे फिर मैनिपुलेट कर लो आप, E इक्वल टू रो इंटू J बोल दो। ठीक है, एंड यू शुड नो व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर फॉर्म, क्योंकि हियर वी आर डीलिंग विद द वेक्टर क्वांटिटीज। जब V इक्वल टू IR लिखते हैं, V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर, करंट स्केलर, रेजिस्टेंस तो वैसे भी स्केलर है, तो वो स्केलर फॉर्म है, बट दिस इज वेक्टर। रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी स्केलर है, ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दिस कैन नॉट बी वेक्टर्स, J वेक्टर, E वेक्टर। ठीक है, थैंक यू।